हेलो बच्चे, कैसे हो? मैं लाली वर्मा आपकी हिंदी अध्यापिका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ नेक्स्ट टॉपर्स की हिंदी क्लास में। नेक्स्ट टॉपर्स, जहां हम देश का भविष्य बनाते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, हमने अपनी पाठ्य पुस्तक गंगा का तीसरा पाठ शुरू कर दिया है, जिसका नाम है संवादहीन। अब संवाद का मतलब होता है वार्तालाप, लेकिन संवादहीन मतलब वंचित, बातचीत से वंचित, मतलब जो बात ही ना कर पाए, जो वार्तालाप ही ना कर सके, या जिससे कोई बात करने के लिए हो ही ना। संवाद किससे रिलेटेड होता है? मोस्टली हम सब ह्यूमन बीइंग से या मानव से। लेकिन अब मानव कैसे संवादहीन हो सकता है? जब कोई उससे बात करने के लिए ही ना हो तो वो संवादहीन हो जाता है। कुछ ऐसी ही व्यथा को बताया था इस कहानी में। ठीक है, अब चलते हैं हम एनसीईआरटी सॉल्यूशंस की तरफ। जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, पहले और दूसरे पार्ट में, कि ये जो मेरे उत्तर मेरे तर्क है, इसका मतलब है आपके उत्तर आपके तर्क। यहाँ पर आपको अपने तर्क से उत्तर चुनना होगा। ओके, क्लियर है? जैसे लिखा है, निम्नलिखित प्रश्नों के सटीक उत्तर चुनिए। यह भी बताइए कि आपको उत्तर सबसे अच्छा या सही क्यों लगा। तो कहानी में ताई और मिट्ठू का संबंध किस भाव को दर्शाता है? तो जो ताई जी थी, उनका जो संबंध था मिट्ठू के साथ, वो किस भाव को दर्शाता है? बताओ। परोपकार और त्याग, ममता और स्नेह, करुणा और क्रोध, जिज्ञासा और सहायता। तो यहाँ पर आ जाएगा ममता और स्नेह, क्योंकि आपस में बहुत प्रेम था। ठीक है, यही आप चुनेंगे। जगन मास्टर द्वारा मिट्ठू को पिंजरे से बाहर निकालना किस भावना या मूल्य का संकेत देता है? अब जगन मास्टर जी ने देखा कि भाई पत्नी जी ने मिट्ठू ले तो लिया, लेकिन जगन मास्टर जी चूंकि टीचर थे, वो समझते थे कि एक मूक प्राणी भी परतंत्र रहना नहीं चाहता, गुलाम रहना नहीं चाहता। तो अनुशासन और परंपरा, उदासीनता, असावधानी, आत्मगौरव और विद्रोह नहीं। यहाँ पर उनको करुणा और नैतिकता। ठीक है, मिट्ठू का उड़ जाना किस विचार को प्रस्तुत करता है? तो चाहे नहीं मैं सुरबाला, नो 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 नो, हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध न रह पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। तो स्वतंत्रता की चाह यहाँ पर एकदम राइट आंसर। ताई के जीवन के दुख का मुख्य कारण क्या था? क्या हुआ था जिसके कारण ताई बहुत दुखी रहती थी? क्या सम्मान और प्रतिष्ठा में कोई कमी आ गई थी? ना। क्या परिवार से दूरी और संवाद का अभाव था, या फिर आर्थिक विपन्नता और निर्धनता थी? नहीं। मिट्ठू के प्रति प्रेम और संवाद? नहीं। मुख्य रूप से उनके दुख का कारण था परिवार से दूरी और संवाद का अभाव। परिवार था, बेटे थे, बहुएं थीं, बेटियां थीं, लेकिन बेटे गांव से मुंह छोड़कर शहर में जा बसे, बेटियां अपनी अपनी गृहस्थी बसाकर अपने घर चली गईं। अब बची बेचारी अकेली ताई जी। कहानी में मानव समाज में व्याप्त किस विसंगति को उजागर किया गया है? कौन सी ऐसी विसंगति है जो वास्तव में समाज में होती है? और अक्सर जब व्यक्ति बुजुर्ग हो जाता है, बूढ़ा हो जाता है, तब ऐसी स्थिति से उसको गुजरना पड़ता है, और वो है अकेलापन। जब तक वो अपने पैरों पर खड़ा रहता है, बिल्कुल चलता फिरता रहता है, हंसता खेलता है, तब तक उसके आसपास बहुत लोग रहते हैं। लेकिन कहते हैं ना कि कुछ स्थिर तो नहीं है। तो समय चलायमान है, तो बालापन आया। बालपन से मुझे याद आया, चलो एक गीत सुनाती हूँ तुम्हें। क्या करते हैं बालापन में हम क्या करते हैं? बालपन मतलब बचपन। तो क्या करते हैं हम? बालापन में खेला खाया, बालापन मतलब बचपन। बालापन में खेला खाया, आई जवानी मस्त रहा, बालापन में खेला खाया, आई जवानी मस्त रहा, बूढ़ापन में रोग सताए, बूढ़ापन में रोग सताए, खाट पड़ा पछताएगा, फिर पीछे पछताएगा, नाम हरि का जप ले बंदे, फिर पीछे पछताएगा। तो यहाँ पर जो अकेलापन है ना, सबसे बड़ा दुख होता है वो जब कोई ही ना हो। बात आस पास में जब होते हैं तो इसने ये कर दिया, इसका ऐसा स्वभाव, इसने लाइट बंद नहीं की, इसने चादर फोल्ड नहीं किया, दुनिया भर की कचर पचर लगी रहती है।
लेकिन जब घर सुनसान रहता है, घर में कोई सदस्य नहीं रहते, तो वो ही छोटी छोटी सी बातें याद आती हैं कि अच्छा ही था वो थे तो अकेलापन बड़ा दुखदाई रहता है। अब है मेरी समझ मेरे विचार। भाई मेरी समझ मेरे विचार, आपकी समझ आपके विचार। भगवान कैसे नैया पार लगेगी? ताई इस वाक्य में किस नैया की बात कर रही हैं? अब यहाँ नैया तो होती है नाव। सावरिया मेरी नैया तरा दे, नैया तरा दे पार लगा दे, नैया तरा दे पार लगा दे। अब भगवान कैसे नैया पार लगेगी? इसमें अपनी जीवन नैया मतलब जीवन की कठिन यात्रा। हमारा जीवन जो है ना, पहले जो 9th क्लास की बुक थी क्षितिज, उसमें भी ऐसा बहुत अच्छा दिया था कि रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार करें देव भवसागर पार। तो उसमें भी जीवन को नाव रूपी बताया था। और जो सांसें हैं वो कच्ची रस्सी के समान हैं, कभी भी टूट सकती हैं, क्योंकि हमारा शरीर ही हमारे वश में नहीं है, हम ही हमारे नहीं हैं। पता नहीं कब क्या हो जाए, किसी को कुछ नहीं पता। तो जीवन रूपी नाव को पार लगाने का काम सिर्फ ऊपर वाला ही कर सकता है, परमात्मा ही कर सकता है। ताई की जीवन की परिस्थितियां कुछ बदल चुकी हैं। पहले उनका घर बार धन संपत्ति और रौनक से भरा हुआ था, बहुत सारे लोग रहते थे, बेटे बहू सब थे, है ना। लेकिन अब पूरी तरह वे अकेली रह गई। बेटे बहू शहर चले गए, बेटियां घरों में व्यस्त हैं। बड़ा सा घर जो था अब बिल्कुल सूना हो गया। सूना मतलब सुनसान, जहां और कोई नहीं था ताई के अलावा, और ताई के पास कोई दूसरा साथी नहीं बचा। वृद्धावस्था मतलब बुढ़ापा। वृद्धावस्था में उन्हें अपने भविष्य और जीवन के बचे हुए समय की चिंता सताती है। इसलिए नैया पार लगना यहाँ जीवन की कठिनाइयों को पार लगाने का प्रतीक है। नैया पार लगना मतलब ये जीवन कैसे पार लगेगा, कैसे क्या होगा, इसको याद रखिएगा बेटा, क्योंकि वे अपने अकेलेपन, असहायता, भविष्य की चिंता से पूरी तरह से घिर चुकी थी। और इस वाक्य के द्वारा ताई के दुख, असुरक्षा, जीवन के प्रति चिंता व्यक्त की गई है। धीरे धीरे सब पराए हाथ में चला गया। ने पढ़ा था ना, मिट्ठू को वो बताती थी कि भाई सब कुछ था, नौकर चाकर, गाय ढोर, सब धन संपत्ति सब था, लेकिन धीरे धीरे सब पराए हाथ में चला गया। इस वाक्य में किस घटना की ओर संकेत है? तो इस वाक्य में घर परिवार संपत्ति पूरे कारोबार दूसरों के हाथ में चले जाने की ओर संकेत किया है। पहले जो ताई जी थी उनका घर बहुत समृद्ध था, भरा पूरा था, नौकर चाकर थे, खेती बाड़ी सब कुछ था, लेकिन समय के साथ समय सबसे बलवान, तभी तो कहते हैं समय का पहिया चलता है, दिन ढलता है, रात आती है। तो बेटे बहू सब चले गए, बेटियां अपनी गृहस्थी में व्यस्त हो गई, घर संभालने वाला कोई नहीं बचा। परिणाम स्वरूप मतलब खेती बाड़ी अन्य काम दूसरों के हवाले हो गए। इस तरह ताई का अपना सब कुछ धीरे धीरे दूर चला गया, पराया हो गया। ताई की सारी ममता मिट्ठू पर बरस पड़ी। क्यों? क्योंकि उनके पास अब अपना तो कोई था ही नहीं। बेटे बहू, गांव से उनको कोई मोह नहीं रहा, सब चले गए शहर। बेटियां हाथ पीले करके अपने अपने ससुराल में रम गई। सब कुछ धीरे धीरे पराया हो ही चुका था। तो अब बेचारा ताई की सारी ममता मिट्ठू पर इसलिए बरसी क्योंकि उनके जीवन में अपनापन और स्नेह पाने देने वाला कोई और था ही नहीं। पहले उनका बड़ा परिवार था, सब था, लेकिन अपने जीवन में व्यस्त हो गए और ताई अकेली रह गई। उनके अकेले उनके भीतर की ममता को जैसे दबा दिया था। ऐसे में जब मिट्ठू उनके जीवन में आया तो उन्हें एक ऐसा साथी मिल गया जिस पर वे स्नेह लुटा सके। मिट्ठू उनकी बातों का जवाब देता, उनसे जुड़ाव बनाता, इसलिए ताई ने उसे बेटी की तरह अपनाकर अपनी सारी ममता उस पर उड़ेल दी। उनको मतलब ऐसा लगता था कि बस मिट्ठू ताई मिट्ठू पर न्यौछावर थी पूरी तरह से। इवन हमने देखा था पाठ में कि ऐसा लगता था ना ताई को पहले कि अरे अकेला पेट है, अकेली मैं हूँ, एक ही बार खाना बना लेती हूँ, रात में भी वही खा लूँगी। लेकिन मिट्ठू के आने से वो बेहतरीन तरीके से दोनों समय खाना बनाती, उसको पूरा दाल भात बनाती, और जब कभी भी देखती हाँ भाई हरी मिर्च किसके घर में है ले आती, ऐसे ताज़ा ताज़ा अमरूद ले आती, अमरूद का सीज़न जाने वाला है तो देखती कि किसके अमरूद बचे हुए अमरूद भी ले आती। तो अपने मिट्ठू के लिए वो पूरी तरह से व्यस्त रहती और उसको बहुत लाड करती थी।
अब ताई को इस बात की पूरी जानकारी रहने लगी कि किसके खेत में हरी मिर्च तैयार हो गई हैं, किस पेड़ की फसल आखिरी अमरूद बचे। इस वाक्य द्वारा ताई के व्यक्तित्व में आए परिवर्तनों के विषय में क्या क्या पता चला। अब पहले ताई का जब परिवार धीरे धीरे उनसे दूर चला गया तो ताई बहुत दुखी रहने लगी थी। जैसे तैसे उनके पास अब एक मिट्ठू आया, तो मिट्ठू के आते ही महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। अपने लिए चूल्हा तक नहीं जलाती थी, आलस करती थी, जैसा भी हमने बताया। इसको मैं स्टार कर देती हूँ। ओ कहाँ है भाई स्टार, ताकि आपको याद रहे ये दुनिया सारी, याद रहे ये दुनिया। लेकिन मिट्टू के आने से बाद जिम्मेदारी सक्रियता लगा बढ़ गया। अब वे उसके भोजन का विशेष ध्यान रखने लगी थी, आसपास के खेतों के फलों की जानकारी रखती थी। इससे यह भी पता चलता है कि ताई अब सजग, कर्मठ और संवेदनशील हो गई हैं। मिट्टू के प्रति प्रेम ने उनके जीवन में फिर से उत्साह और उद्देश्य भर दिया, क्योंकि पहले तो उनको लगता था अब उनका है ही कौन, लेकिन मिट्टू के आ जाने से अब उनके मन में उत्साह भी आ गया, उद्देश्य भी भर दिया, जिससे उनका निष्क्रिय और अकेला जीवन बदलकर सक्रिय हो गया और अर्थपूर्ण हो गया। जगन मास्टर दूसरे मिजाज के आदमी थे। जगन मास्टर का व्यक्तित्व कैसा था? भाई मास्टर जी थे, वो किसी भी जीव जंतु को कैद नहीं देख सकते थे। इसलिए उनकी जो पत्नी ने ताई जी का जो मिट्ठू रख लिया था, तो उन्होंने सोचा कि यार बेचारा कैसे रहता होगा, तो उन्होंने बंद कमरे में उसको खोला, पिंजरे का दरवाज़ा खोला, लेकिन मिट्टू जी वहीं के वहीं सिकुड़ सिकुड़ कर रह गए, है ना। अब पता चलता है कि उनका व्यक्तित्व स्वतंत्र विचारों वाला था, है ना, सिद्धांतवादी था, संवेदनशील था। संवेदनशील मतलब समझते हो, जो दूसरों की भावनाओं को समझे, भावनापूर्ण, इमोशनल। ओके, वे ऐसे व्यक्ति थे जो दूसरों की स्वतंत्रता का सम्मान करते थे, किसी को कष्ट नहीं देना चाहते थे। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि जब उन्होंने मिट्टू को पिंजरे में बंद देखा तो उनकी स्थिति पर दया आ गई। इस अनैतिक मानते हुए पिंजरे का दरवाज़ा खोल दिया, क्योंकि उनके अनुसार कोई भी जीव जंतु, प्राणी, पशु, पक्षी पिंजरे में नहीं रहना चाहिए। ठीक है, तो वे बार बार उसे आने का अवसर देते, जिससे उनकी करुणा, नैतिकता झलकती है। साथ ही वे अपनी पत्नी के निर्णय से असहमत भी होते हैं, झगड़ा नहीं करते, जिससे उनका शांत और सहनशील स्वभाव स्पष्ट होता है। उन्होंने पत्नी से कुछ नहीं कहा, क्योंकि उन्होंने कहा कि पत्नी से कहूँगा वो करेगी जो भी है, तो वो शांति प्रिय व्यक्ति थे। कहानी का शीर्षक संवादहीन, वेरी वेरी IMP में बताना चाहूँगी इसको। ठीक है बेटा, ये बहुत IMP है, इसको ध्यान से देखिएगा। तो कहानी का शीर्षक संवादहीन सबसे अधिक ताई जी के लिए प्रतीक होता है। सार्थक, एकदम सही। क्यों? क्योंकि ताई जी का पूरा जो जीवन था, पूरा जीवन इसी संवादहीनता की पीड़ा को दर्शाता है। पूरा जीवन। पहले उनका घर परिवार से भरा हुआ था, लेकिन समय के साथ बेटे बहू सब चले गए, बेटियां भी चली गईं, तो वे अकेली और बातचीत से ही वंचित हो गईं। वंचित मतलब होता है के बिना, है ना, के बिना मतलब बातचीत के बिना। उनका बड़ा घर सूना हो गया और वे भीतर से टूटने लगी। मिट्ठू के आने पर उन्होंने एक साथी मिला, उससे अकेलापन कुछ कम हुआ, लेकिन अंत में मिट्ठू आया तो उनका अकेलापन कुछ कम तो हुआ, लेकिन अंत क्या हुआ? अंत में उसके उड़ जाने से वे फिर उसी संवादहीन स्थिति में लौट जाती हैं। इसलिए ताई के जीवन में संवाद की कमी मुख्य समस्या है, जिससे शीर्षक बिल्कुल उन्हीं पर फिट बैठता है और ताई के लिए एकदम सही है। अब ये दो प्राणी गांव के बीच में स्थित बड़े घर के सूने खंडहर में एक दूसरे को सहारा देने। ताई के बड़े से घर को सूना खंडहर क्यों कहा गया है? बिल्कुल सही बात है कि आखिर ऐसा क्यों? तो ताई के बड़े घर को सूना खंडहर इसलिए कहा गया है कि घर किससे बनता है? घर बनता है परिवार के सदस्यों से, प्रेम से, आपसी वार्तालाप से। लेकिन अब वहाँ तो थी सिर्फ ताई, उनका पूरा परिवार तो जा चुका था। जैसा कि हम फिर से कहेंगे कि पहले वही घर, लोग, रिश्ते, त्योहार, खुशियों से भरा रहता था, लेकिन समय के साथ सब कुछ बिखर गया। बहू बेटे सब चले गए और उनसे बातचीत करने वाला तक कोई नहीं बचा। सिर्फ दीवारें खड़ी हैं, बड़ा सा जगह है, हाँ मकान है बड़ा, लेकिन वो खंडहर ही तो है, जहाँ पर व्यक्ति ना हो, जहाँ पर परिवार ना हो, जहाँ पर हंसी ठिठोली ना हो, थोड़े बहुत लड़ाई झगड़े ना हो, वो घर नहीं होता है ना। दीवारें तो खड़ी हैं, पर उनमें पहले जैसी जीवंतता नहीं है। मतलब जीवंतता किससे बनती है? लोगों से। इसलिए हम कहते हैं कि अपने परिवार का मूल्य हमें हमेशा समझना है। हम कितने भी बड़े हो जाएं, हमें कभी भी अपने परिवार को दुख नहीं देना है। ठीक है, अब मजबूत होते हुए भी अंदर से उजड़ा हुआ, निर्जीव और वीरान लगने लगा, जिसे सूना खंडहर कहा है। अब नीचे कुछ उत्तर हैं और उनके दो प्रश्न हैं। देखो, पहले उत्तर हैं, फिर उनके प्रश्न हैं।
उत्तर है, फिर उनके दो दो प्रश्न दिए गए हैं। जैसे ताई के अकेलेपन को मिट्ठू ने सहारा दिया, ये उत्तर है। अब इन दोनों प्रश्नों में सही कौन सा होना चाहिए? ताई के सूनेपन को किसने सहारा दिया, यही सही होना चाहिए, है ना। फिर है ताई के लौटने से पहले मिट्ठू उड़ गया था, तो प्रश्न कौन सा होना चाहिए? ताई के लौटने के बाद मिट्ठू कहाँ चला गया था? ताई के प्रयागराज से पहले अनहोनी हो गई थी। तो ताई के प्रयागराज से लौटने से पहले क्या अनहोनी हो गई थी? बिल्कुल, तो ताई के लौटने से पहले मिट्ठू उड़ गया था। गांव वालों को डर था कि ताई को सच्चाई जानकर सदमा लगेगा, तो गांव वाले ताई की वापसी से क्यों चिंतित थे? क्योंकि उनको पता था कि यदि ताई को ये पता चल गया तो उनको तो सदमा लग जाएगा। कहानी का शीर्षक संवादहीन जीवन के मौन का प्रतीक है। मतलब कहानी का शीर्षक संवादहीन क्यों उपयुक्त तो नहीं है? नहीं, ये तो नहीं है। शीर्षक संवादहीन का क्या भावार्थ है? यही इसका सही जवाब है। अब है मेरे अनुभव मेरे विचार। फिर कहूँगे मेरे प्यारे बच्चों, आपके अनुभव आपके विचार। पाठ को पढ़कर आपको कैसा लगा? कभी कभार गांव में थोड़ी देर के लिए भी न्योते बुलावे में जाती तो 10 बार खिड़की दरवाजे साकलें टो होकर देखती। टो कर मतलब अच्छे से देखती, कुछ खुला तो नहीं रह गया, कोई जानवर ना आ जाए, बिल्ली ना आ जाए, नहीं झप्पाटा मारकर मिट्ठू पर झपट पड़े। ताई की तरह जब आप अपने घर या परिवार से दूर होते हैं तो किसी वस्तु या व्यक्ति की चिंता आपको भीतर से कैसे परेशान करती है? कभी ऐसा मौका हुआ है? आपका कोई पेट है? पेट, हाँ, बहुत से बच्चे आजकल पेट तो रखते हैं, किट्टी किट्टी रखते हैं, है ना। कोई कैट रख लेता है, कोई छोटा सा डॉग ही रख लेता है, पिल्ला पिल्ला कुछ 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 तो ऐसा कुछ हुआ है आपके साथ? गुलू गुलू वाला हुआ है कुछ? तो जब हम अपने घर परिवार से दूर होते हैं तो किसी प्रिय व्यक्ति वस्तु की चिंता मन में बार बार उठती है। जैसे ताई को मिट्ठू की चिंता थी, उसी तरह मुझे भी अपने घर वालों की खास चीज़ की याद सताती है। मन में सवाल आते हैं, सब ठीक होगा या नहीं, किसी को मेरी ज़रूरत तो नहीं है, मेरी चीज़ सुरक्षित है या नहीं। ये चिंता कभी कभी ध्यान भटका देती है और हम पूरी तरह किसी काम में मन नहीं लगा पाते। ऐसी स्थिति में बार बार फ़ोन करने या जल्दी वापस लौटने की इच्छा होती है। इससे पता चलता है कि हमारा जुड़ाव कितना गहरा है, हम अपने लोगों या चीज़ों के प्रति कितने जिम्मेदार और भावनात्मक रूप से जुड़े हुए हैं, जो वास्तव में ऐसा होना चाहिए कि भाई हम मनुष्य हैं। मनुष्य है तो भावनाओं से जुड़े रहना तो एकदम नॉर्मल सी बात है, सामान्य सी बात है। जैसे मैं आपसे जुड़ी हूँ, मेरे सामने जो बच्चे हैं ना, भले ही आप कैमरे के उस पार हो, मुझे नहीं पता है आप कितने किलोमीटर दूर हो, लेकिन यकीन मानो मेरे बच्चों, मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगा कि आप मेरे सामने नहीं हो। पता है मुझे कैसा लगता है कि बस मेरे ही सामने तो है मेरे बच्चे, सारे बच्चे मेरे सामने, बस मैं सबके फेसेस देख रही हूँ, सबके एक्सप्रेशंस देख रही हूँ, सबके हाँ मैडम मेरे पास है, हाँ मैम ऐसा होता है। मतलब आपके रिप्लाइज़ को मैं समझ सकती हूँ, आपके मौन को मैं समझ सकती हूँ, आपकी बिना कही अनकही बातों को मैं समझ सकती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे बच्चे मुझसे बात से नहीं दिल से तो जुड़े हैं, कनेक्टेड तो है ना हम। तो इस प्रकार से ये जो कनेक्शन है वो हमेशा रहता है। आपके सीनियर्स जो एग्ज़ाम दे चुके हैं, 10th पास कर चुके हैं, 11th 12th पास कर चुके हैं, लेकिन आज भी कनेक्टेड हैं। कैसे? क्योंकि सिर्फ हमारा रिश्ता किताबों तक नहीं होता है, हमारा रिश्ता दिल का रिश्ता होता है, जो हमेशा हरा भरा रहता है। आखिर वह भी तो बोलता बतियाता प्राणी है। क्या आप मानते हैं कि पशु पक्षियों में भी संवेदनाएं होती हैं? बिल्कुल बिल्कुल मानते हैं। जैसे आपने हीरा मोती वाला चैप्टर भी तो पढ़ा था। हीरा मोती कहने को तो पशु थे, लेकिन वो आपस में कितनी गहरी मित्रता थी, मालिक के प्रति कितने वफादार थे। हाँ थे ना? बिल्कुल। तो मैं मानता हूँ कि पशु पक्षियों में भी संवेदनाएं होती हैं, वे खुशी, दुख, डर, लगाव महसूस करते हैं। मेरे अनुभव में हमारे घर के पास एक कुत्ता था, जब मैं स्कूल से लौटता तो मुझे देखकर पूंछ हिलाने लगता और मेरे पास आकर बैठ जाता। पूंछ हिलाना मतलब उसे प्यार आ रहा है। अगर मैं उसे कुछ दिन ना देखूँ तो वह उदास दिखता और मुझे देखते ही ज़्यादा उत्साहित होता। एक बार वह बीमार हो गया, चुपचाप एक कोने में बैठा रहा और खाना भी कम खाने लगा। इससे साफ लगा कि उसे भी दर्द और परेशानी का एहसास होता है। इस अनुभव से मुझे विश्वास हो गया कि पशु पक्षियों में भी भावनाएं और संवेदनाएं होती हैं। गणपत ने ही एक सुझाव दिया कि मिट्ठू की ही सूरज शक्ल का एक दूसरा तोता लाया जाए ताकि ताई को भ्रम में रखा जा सके। ताई को भ्रम में रखना उचित था या नहीं, तर्क सहित अपने विचार लिखिए। अब क्या करते मास्टर जी बेचारे, वो तो उनका मास्टर जी का जो मतलब सोचना था, नज़रिया था, वो एकदम पॉजिटिव था। वो ये नहीं चाहते थे कि वो ताई जी को दुख पहुंचाना नहीं चाहते थे। वो ये चाहते थे कि कुछ भी मतलब गुलाम ना रहे, कुछ भी कोई भी पक्षी कैदी ना रहे। मेरे विचार से ताई को भ्रम में रखना पूरी तरह उचित नहीं था, लेकिन उस समय की परिस्थिति को देखकर यह निर्णय कुछ हद तक समझ में आता है। पूरी तरह उचित नहीं था, लेकिन हम इसको अनुचित भी नहीं कह सकते हैं।
गणपत और अन्य लोग जानते थे कि ताई मिट्ठू से बहुत अधिक जुड़ी हुई हैं, उसके उड़ जाने का उन्हें गहरा आघात पहुंच सकता है, इसलिए उन्होंने दुख से बचने के लिए ऐसा उपाय सोचा। परंतु किसी को लंबे समय तक भ्रम में रखना सही नहीं माना जा सकता, क्योंकि सत्य छिपाने से विश्वास टूट सकता है। बेहतर होता कि ताई को धीरे धीरे सच बताया जाता और उन्हें मानसिक रूप से संभाला जाता। इसलिए निर्णय संवेदनात्मक रूप से सही लेकिन नैतिक रूप से पूरी तरह उचित नहीं रह सकता। ताई सोच रही थी कि उन्हें देखते ही मिट्ठू राम राम सीताराम की रट लगाकर आसमान सिर पर उठा लेगा। वो यही तो सोच रही थी कि मैं जाऊंगी तो वो ऐसा करेगा वैसा करेगा। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने सोचा और कुछ और हुआ कुछ और? हाँ, उस अनुभव को लिखिए। हाँ, मेरे साथ भी कई बार ऐसा हुआ है कि मैंने कुछ सोचा और हुआ कुछ और। एक बार मैंने स्कूल की परीक्षा के लिए बहुत अच्छी तैयारी की थी। अब मुझे बताओ, ये तो लिखा है किसी और का अनुभव, आप बताइए क्या आपके साथ ऐसा कुछ हुआ कि सोचा कुछ और था लेकिन हो गया कुछ और? अपने अनुभव अपनी नोटबुक में लिखो, अपनी कॉपी में लिखो बेटा। हाँ, जब आप लिखोगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें उस लिखने के बाद समझ में आएंगी कि आपने सही लिखा नहीं लिखा। और जो भी हम चैप्टर पढ़ रहे हैं, सिर्फ मैं नहीं पढ़ रही हूँ, आपको मेरे साथ साथ अपनी पुस्तक या PDF जो सामने ही दिख रहा है ना लिखा हुआ, वो सब कुछ आपको भी पढ़ना है। आपको पढ़ने की हैबिट डालना है। 2 बार पढ़िए, 10 बार पढ़िए, ताकि जब आप उत्तर लिखेंगे तो आपकी कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं होंगी, जिसको वर्तनी अशुद्धि कहते हैं, वो आपकी नहीं होंगी। क्योंकि सबसे बड़ी समस्या यही रहती है कि मैडम स्पेलिंग सही कैसे करें, मैडम स्पेलिंग गलत हो जाती है, मैडम मात्राओं की मिस्टेक हो जाती है। कब हो जाती है? हम सुन तो रहे हैं लेकिन हम शब्द पर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, हम उसको देख ही नहीं रहे हैं कि वो लिखा कैसा है। हम कैसे सीखें आम लिखना, हम कैसे सीखें कबूतर लिखना, हम कैसे सीखें अंग्रेजी में एप्पल लिखना, हम कैसे सीखें? याद किया, याद रहा, उसको पढ़ा, तभी सीखे ना बेटा। तो ये सारे अक्षर भी आपके मस्तिष्क में हैं, सुन रहे हो आप, तो बस उनको अच्छे से देखो, उनको ध्यान में रखो, फिर आपकी स्पेलिंग भी मिस्टेक नहीं होंगी। ठीक है? तो लेकिन जब परिणाम आए तो मेरे अंक मेरी उम्मीद से कम थे। उस समय मुझे बहुत निराशा हुई, क्योंकि जो मैंने सोचा था वैसा नहीं हुआ। बाद में मुझे समझ आया कि केवल उम्मीद करना ही काफ़ी नहीं होता, समझ में आया, बल्कि मेहनत और सही तैयारी की भी ज़रूरी है। हम चाहते तो बहुत कुछ हैं, लेकिन उस बहुत कुछ को चाहने के लिए हम करते क्या हैं? सिर्फ चाहने से हमें कोई चीज़ हासिल हो जाती है क्या? नहीं होती है। हमें उसके लिए भरसक मेहनत परिश्रम करना पड़ता है, तब जाकर हम कहीं धीरे धीरे उस अचीवमेंट तक पहुंच पाते हैं जिसको हम प्राप्त करना चाहते हैं। तो इस अनुभव से मैंने सीखा कि जीवन में हमेशा वैसा नहीं होता जैसा हम सोचते, इसलिए हमें हर परिस्थिति के लिए तैयार रहना चाहिए। मिट्ठू अब पिंजरे में रहने से इतने आदी हो चुके थे कि उन्होंने बाहर आने की कोई इच्छा नहीं प्रकट की। क्या प्राणी सचमुच पिंजरे में रहने के आदी हो सकते हैं? अपने उत्तर के समर्थन में उदाहरण भी दीजिए। हाँ बिल्कुल, प्राणी भी सचमुच पिंजरे या सीमित दायरे में रहने के आदी हो सकते हैं। जब किसी जीव को लंबे समय तक एक ही जगह पर रखा जाता है तो वो उसी माहौल में ढल जाते हैं, तो वह उसी को सुरक्षित संसार मानने लगते हैं, बाहर जाने से डरते हैं। मेरे आसपास एक पालतू पक्षी था जो कई वर्षों तक पिंजरे में रहा। एक बार उसका पिंजरा खुला रह गया, फिर भी वह बाहर नहीं निकला क्योंकि अंदर ही बैठा रहा। उसे खुली उड़ान की आदत ही नहीं थी, क्योंकि उसको आदत तो इसकी थी। तो जिस चीज़ की आदत हो जाती है तो आदी हो जाते हैं। इसी तरह कुछ पालतू जानवर भी घर के बाहर जाने से घबराते हैं। इससे पता चलता है कि आदत और वातावरण किसी भी प्राणी के व्यवहार को बदल सकते हैं और सीमित जीवन को भी अपना सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, मुझे आशा ही नहीं पूरा भरोसा है मेरे बच्चों पर कि बहुत अच्छे से सुना, देखा, समझा और लिखा भी। लिख लिख कर अभ्यास ज़रूर कीजिएगा, लिख लिख कर प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। सिर्फ सुनने से कुछ नहीं होगा मेरे बेटे। सुनने से बस आपका 20-30% यहाँ पर रहेगा, लेकिन यकीन मानो अपनी लाली मैम की बात का, विश्वास करो, जब आप साथ साथ लिखते जाओगे ना तो 100% आपको सब कुछ याद रहेगा ही रहेगा और आप कभी भूलोगे नहीं। बने रहो। बाय बाय, ऑल द बेस्ट।